मौर्य प्रशासन भारत के प्रथम विशाल साम्राज्य की कुशल और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था प्राचीन भारतीय इतिहास की सबसे सुव्यवस्थित, विस्तृत और मजबूत शासन प्रणालियों में से एक थी। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य द्वारा स्थापित ये प्रशासन तंत्र इतना कुशल था कि इसने एक विशाल साम्राज्य को एक सूत्र में बांधकर रखा। मौर्य प्रशासन की पूरी जानकारी हमें मुख्य रूप से कौटिल्य के अर्थशास्त्र और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता इसका अत्यधिक केंद्रीकृत होना था, जिसका अर्थ है कि शासन की सारी शक्तियां एक ही केंद्र यानी राजा के हाथों में समाहित थीं। राजा ही साम्राज्य का सर्वोच्च सेनापति, मुख्य न्यायाधीश और कानून बनाने वाला होता था। हालांकि राजा निरंकुश नहीं था, बल्कि वो प्रजा के कल्याण को ही अपना परम धर्म मानता था और चाणक्य के सिद्धांतों के अनुसार मंत्रियों की सलाह से काम करता था। राजा की सहायता के लिए एक उच्च स्तरीय मंत्रिपरिषद होती थी, जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता था। इसके सदस्यों का चयन उनकी योग्यता और ईमानदारी को परखने के बाद ही किया जाता था। इस परिषद में प्रधानमंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज जैसे महत्वपूर्ण लोग शामिल होते थे। प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे तंत्र को अलग अलग विभागों में बांटा गया था, जिन्हें तीर्थ या अमात्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में ऐसे 18 मुख्य अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें सन्नाधाता यानी कोषाध्यक्ष और समाहर्ता यानी कर वसूलने वाला मुख्य अधिकारी शामिल थे। इतने बड़े साम्राज्य की आंतरिक सुरक्षा और दुश्मनों की चालों को नाकाम करने के लिए मौर्य काल में एक बेहद मजबूत गुप्तचर व्यवस्था विकसित की गई थी। इन गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, जिनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थीं। ये गुप्तचर पूरे साम्राज्य में भेष बदलकर घूमते थे और पल पल की खबर सीधे राजा तक पहुंचाते थे। इतने विशाल साम्राज्य को केवल एक केंद्र से संभालना नामुमकिन था, इसलिए मौर्य साम्राज्य को 5 बड़े प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों में मगध, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी शामिल थे। प्रांतों का शासन चलाने की जिम्मेदारी आमतौर पर शाही परिवार के राजकुमारों को सौंपी जाती थी, जिन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। प्रांतों को आगे जिलों में बांटा गया था, जिसका प्रबंधन स्थानिक और गोप नाम के अधिकारी देखते थे। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव होती थी, जहां का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, जो ग्रामीणों की मदद से स्थानीय विवादों और विकास कार्यों को सुलझाता था। नगरों के प्रशासन के लिए एक विशेष व्यवस्था थी। मेगास्थनीज के अनुसार साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 सदस्यों की एक नगर परिषद द्वारा चलाया जाता था, जो 6 अलग अलग समितियों में बटी हुई थी। ये समितियां विदेशियों की देखभाल, जन्म मृत्यु का हिसाब रखने, व्यापार और उद्योगों की निगरानी करने तथा टैक्स वसूलने का काम करती थीं। साम्राज्य को सुरक्षित रखने और सीमाओं के विस्तार के लिए मौर्य शासकों के पास एक विशाल और शक्तिशाली स्थायी सेना थी। इस सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे। यूनानी लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लाखों सैनिक थे। सैन्य मामलों की देखरेख के लिए भी 30 सदस्यों की एक परिषद होती थी, जो 6 समितियों में विभाजित होकर सेना के अलग अलग अंगों जैसे रसद, नौसेना और पैदल सेना का प्रबंधन करती थी। न्याय व्यवस्था की बात करें तो ये अत्यंत कठोर और निष्पक्ष थी। छोटे मोटे मामलों का फैसला गांवों में ही हो जाता था, जबकि बड़े मामलों के लिए 2 तरह की अदालतें होती थीं, एक दीवानी मामलों के लिए और दूसरी फौजदारी यानी आपराधिक मामलों के लिए। चोरी, डकैती और देशद्रोह जैसे अपराधों के लिए अंग भंग और मृत्युदंड जैसी कड़ी सजाएं दी जाती थीं, ताकि समाज में कानून का डर बना रहे। इस पूरी प्रशासनिक मशीनरी को चलाने के लिए एक मजबूत आर्थिक नीति और कर व्यवस्था लागू की गई थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जिसे भाग कहा जाता था, और ये कुल पैदावार का चौथा या छठा हिस्सा होता था। इसके अलावा व्यापार, खानों, जंगलों और चरागाहों पर भी टैक्स लगाया जाता था। सिंचाई की सुविधा देने के लिए राज्य खुद बांध और झीलें बनवाता था और उसके बदले उदगभाग नाम का सिंचाई कर लेता था। वसूले गए धन का एक बड़ा हिस्सा सेना के रखरखाव, अधिकारियों के वेतन और जन कल्याण के कार्यों जैसे सड़कें बनवाने, कुएं खुदवाने और सराय बनवाने में खर्च किया जाता था। संक्षेप में कहें तो मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीय नियंत्रण, स्थानीय स्वायत्तता और कठोर अनुशासन का एक बेहतरीन मिश्रण थी। इसी सुदृढ़ प्रशासनिक नींव के कारण मौर्य साम्राज्य न केवल भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य बना, बल्कि सम्राट अशोक के काल में लोक कल्याण और मानवता के शिखर तक पहुंच सका।